जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश के लिए वो होता है हमारा वर्ब, ठीक है ना। तो हमने वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब देख रहे थे, उसमें इन्फिनेटिव देख रहे थे। तो मैं आपकी कुछ जो कल आपने सवाल पूछा था उसमें क्लैरिटी लाने के लिए मैंने कुछ और चीज यहाँ पे दिया है। जैसे एक तो हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं कि देखिए ये वाले जो वर्ब हैं, इन सारे वर्ब के बाद आप चारों तरह के इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। यानी कि कौन कौन सा इन्फिनेटिव? सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, चारों का यूज कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में और उसको तोड़ सकते हैं। इसको हमने बोला कि इन सारे वर्ब के बाद अगर इनको पैसिव में यूज करेंगे तो पैसिव के बाद फिर आप इन्फिनेटिव लगाते हैं और वो भी चारों तरह के इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। जैसा आप समय बताना चाह रहे हैं उसके हिसाब से लगाइए। आज मैं इसको बताऊंगा कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद भी हमेशा के लिए याद रखिएगा, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं। कभी भी एडजेक्टिव के बाद जीरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो स्पष्ट रूप से याद करिएगा कि कौन से वर्ब के बाद हम जीरंड लगाएंगे, कौन से वर्ब के बाद पार्टिसिपल लगाएंगे। चूंकि अभी हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? सिर्फ इन्फिनेटिव ही आ सकता है, जीरंड पार्टिसिपल्स नहीं आ सकता। इसके अलावा जैसे आपने पूछा था कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं, क्या मुझे याद करना पड़ेगा? तो मैंने कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे लिखा है। जैसे देखिए इसमें बारी बारी से समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद डायरेक्टली आप इन्फिनेटिव लगा देते हैं। कुछ वर्ब आप अगला पॉइंट में पढ़ेंगे और इसको याद नहीं करना पड़ेगा, समझना होगा। जैसे यहाँ पे 5वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह से आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद दोनों तरह से प्रयोग होते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ब है। इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी लग सकता है या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लगता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ वर्ब के बाद WH क्वेश्चन वर्ड रहता है। जैसे यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक, तो यू मस्ट लर्न के बाद हमने क्या लिखा? हाउ लिखा ना, यानी WH वर्ड लिखा और उसके बाद इन्फिनेटिव लगाया, हाउ टू स्पीक। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो हमने WH के बाद इन्फिनेटिव लगाना है कुछ वर्ब के बाद। तो 7 पॉइंट में हमने समझाया है। हालांकि ये बहुत बड़ा लंबा चीज है, कुछ ऐसे भी पॉइंट आएंगे जहां पे आपको उन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव भी लग सकता है, सिचुएशन के हिसाब से जीरन भी लग सकता है और दोनों के मीनिंग अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद सिंपल इन्फिनेटिव लेता है और कुछ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो ये सारी चीजों को हम आराम से धीरे धीरे हम पढ़ते हैं और जब इनके अहमियत को समझेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी में तो इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये है कि इतना सारा चीज तो भूल भी सकते हैं, है ना। तो समझना पड़ेगा कि जैसे ये हैं कुछ वर्ब हैं जिसके बाद हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये कैसे वर्ब हैं? ये उस तरह के वर्ब हैं जो एक आपको संकेत देगा कि इसके बाद का जो एक्शन होगा ना वो हमेशा इस घटना के बाद ही का टाइम बताएगा। आप जरा देखिएगा इन सारे वर्ब को तो आपको ये प्रतीत होगा। जैसे कुछ ऐसे वर्ब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं आस्क, तो अगर मैं कह रहा हूं आई आस्क्ड टू डांस, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आई रिक्वेस्टेड हिम या आई टोल्ड हिम टू डांस या आई आस्क्ड टू डांस। तो आई आस्क्ड टू डांस अगर हम बोल रहे हैं तो मैंने किसी को नाचने के लिए कहा, तो नाचने का काम तब होगा ना जब हम रिक्वेस्ट पहले करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आई रिक्वेस्टेड या आई टोल्ड टू डांस, यानी कि ये दोनों एक्शन है, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है। तो ये दोनों एक्शन कैसे होगा? ये दोनों जो एक्शन होगा इनका टाइम में जरा अंतर देखिएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं, जैसे इसमें हम बहुत आसान सा एक वर्ब लगाते हैं। जैसे ही रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प, ही रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प। तो यहाँ पे वर्ब है रिफ्यूज्ड और यहाँ पे एक एक्शन है टू हेल्प। तो ये रिफ्यूज्ड के बाद जो टू हेल्प है, ये रिफ्यूज करना और मदद करना, ये दोनों घटना का समय जब देखिएगा
तो पहले कौन सा होगा? जैसे हमने किसी को मांगा होगा कुछ मदद करने के लिए तो उसने रिफ्यूज किया, ये पहले, और ये वाला घटना बाद में। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही डिसाइडेड टू हेल्प अस, अब यहाँ पे डिसाइडेड है और यहाँ पे टू हेल्प है, तो ये 2 + V1 जो है ये इन्फिनेटिव है ना। तो इन्फिनेटिव जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है उसका एक्शन ये बताता है कि इन्फिनेटिव में जो भी घटना है वो घटना कभी घटित होता ही नहीं है। जो इन्फिनेटिव में जो घटना होता है वो क्या कभी घटित नहीं होता है सिंपल इन्फिनेटिव में। इसका मतलब होता है कि ये घटना अभी भी होना, इट टू हैपन, यानी अभी भी होना बाकी है, यानी इन्फिनेटिव वाला घटना नहीं होता है, जनरली वो आगे होता है। लेकिन कहीं कहीं कई सेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे कुछ घटनाएं साथ साथ चल रही है, तो उसको कंफ्यूजन में न रख के आप सामने वाले को कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में वो बात कह दीजिए। कुछ ऐसा घटना आप कहना चाह रहे हैं जो हो चुका है, तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प हो गया कि परफेक्ट इन्फिनेटिव में बोल दीजिए, है ना। कुछ ऐसा घटना आपको बताना होगा कि जो घटना पहले घटित हो चुका है लेकिन अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बना दीजिए। तो ग्रामर ने चीजों को, भाषा को आसान करने के लिए कई तरह के आपको टूल्स दिए हैं, कई तरह के डिवाइसेस दिए हैं जिनको आप समझदारी से यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात सिंपल इन्फिनेटिव का कहते हैं तो सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि इन्फिनेटिव में जो एक्शन है वो अभी होना बाकी है। जैसे पेपर भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है ना कि पीएम टू विजिट कनाडा, तो पीएम टू विजिट कनाडा का मतलब क्या है? ये चले गए कि अभी जाना बाकी है? जाना बाकी है। तो ऐसे अब न्यूज़पेपर में जैसे कैप्शन होता है, जो हेडलाइन होता है, उसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता ना, शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे V3 लिखा हुआ है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन आपको समझ लेना है कि पैसिव में लिखा हुआ है हेडलाइन। हाँ, तो पीएम टू विजिट कनाडा, तो अगर हम कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं तो क्या बोलते हैं? आई एम टू कम, या मैं नाचने वाला हूं, आई एम टू डांस। अगर हम कह रहे हैं आई हैव टू डांस, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे नाचना है, मतलब अभी बाकी है काम। अगर हम पास्ट में भी बोले आई वॉज टू डांस, यानी पास्ट में भी हम जो बोल रहे थे डांस बाकी था। आई हैड टू डांस, आई शुड हैव टू डांस, आई शैल हैव टू डांस, आई मस्ट हैव टू डांस, जहां पे भी हम 2 + V1 लगा रहे हैं, मतलब ये वाला एक्शन अभी होना हमेशा बाकी रहेगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, इसमें एक्शन होता नहीं है कभी भी। ये इसी तरह से है जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्शन क्या है? फ्यूचर में होगा, वो अभी तो होना बाकी ही रहेगा ना हमेशा। जैसे आई शैल गो, आई विल हेल्प यू, तो मतलब इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि वो एक्शन होगा ही कि नहीं होगा। इसीलिए कई ग्रामेरियन बोलते हैं कि टेंस 2 ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट, जहां पे हम 100% सही होते हैं टाइम के लिए। फ्यूचर का एक्शन के बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं होगा कि नहीं होगा। लेकिन सुविधा तरीके से समझने के लिए समय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो उसको भी जगह दे दिया गया है। तो ये एक अलग विवाद का टॉपिक है जो जिसका हमसे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये जो सिंपल इन्फिनेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि काम होना अभी बाकी है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं किसी को सलाह देता हूं, जैसे मैं किसी को अगर सलाह देता हूं, तो सलाह देने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? एडवाइस, एडवाइज होता है, सजेस्ट होता है ना। एडवाइज कर रहे हैं। जैसे हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? किसी को कमांड देना, कमांड देना, या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इन सब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसको इसी पैटर्न पे समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फिनेटिव क्यों लगाते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर जीरन में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन्फिनेटिव का हमने क्या बताया कि इन्फिनेटिव जो इसके बाद हम सिंपल इन्फिनेटिव 2 + V1 लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं, ये सवाल था ना कल आपका। तो उसको समझिए। जैसे अगर मैं किसी को सलाह देता हूं तो सलाह तो तभी दूंगा ना जब हम उससे कुछ काम करने का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई एडवाइज यू टू रीड, आई एडवाइज यू टू गो, आई एडवाइज यू टू कुक,
तो जो हम, अगर पहले से आप खाना बना रहे हैं या पहले से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं क्यों एडवाइस करूंगा क्या? मैं ऑर्डर तो उस काम के लिए दूंगा ना जो काम मैं करवाना चाहता हूं आपसे। काम पहले ही कर दिए हैं तो ऑर्डर देने का कोई औचित्य है? हाँ, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया चाय बनाने के लिए, यानी चाय बनाने का काम बाकी था तभी तो ऑर्डर दिए। तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। तो टू प्रिपेयर की जगह प्रिपेयरिंग क्यों नहीं किया? जीरेंट का इशू है, अगर कर देंगे तो गलत है। तो अभी काम हुआ नहीं है, तो फिर काम नहीं हुआ है तो फिर वो सही ग्रामर लगाइए, इन्फिनिटिव लगाइए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो निवेदन करेंगे उसी काम के लिए ना जो आप फ्यूचर में करवाना चाहते हैं उससे। काम जब पहले हो चुका है तब रिक्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है? तो हम बोलेंगे कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्ले, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डांस, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग, आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टडी। तो टू स्टडी अभी बाकी है, एक्शन बाकी है, तभी तो हमने रिक्वेस्ट किया। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैं वादा करता हूं, तो वादा उस घटना के लिए करेंगे ना जो फ्यूचर में कुछ आप जिसके लिए ऑब्लाइज रहेंगे। हाँ, जैसे आई प्रोमिस टू हेल्प यू, या आई प्रोमिस यू टू हेल्प। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग जो हम करते हैं वो उस एक्शन के लिए करते हैं जो होना बाकी है। लेकिन इतना बोलने से काम नहीं चलता है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि ग्रामर एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं ना, तो ग्रामेटिकल न्यूएंसेस का भी बहुत मतलब है। तो इसमें जब हमने पढ़ा था तो बोला था ना कि अगर हम कह रहे हैं ही सीम्स टू बी टू स्लीप या ही सीम्स टू वर्क हार्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट सीम्स दैट ही वर्क्स हार्ड। अगर हमने बोला कि ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट सीम्स दैट ही इज वर्किंग हार्ड। ही सीम्स टू हैव वर्कड हार्ड, यानी इट सीम्स दैट ही हैज वर्कड हार्ड। ही सीम्स टू हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, अर्थात इट सीम्स दैट ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। समझ गए? तो पूरा चीज को आपको पूरे एस्पेक्ट से लेके चलना है, क्योंकि अगर एक नियम से खाली अगर चलेंगे तब तो भारत का संविधान जैसे बना हुआ है ना बहुत बड़ा, लेकिन उसमें देखते हैं एक अपराधी को सिविल कोर्ट फांसी का सजा देता है, और हाई कोर्ट में जब वो अपील करता है तो फिर उसको उम्र कैद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट आते आते उसको बेल भी मिल जाता है। हैं? मतलब नियम तो बहुत बड़ा नियमों का संग्रह है हमारा संविधान, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है नियम से हम बांध के पढ़ेंगे तो ग्रामर हम सीख ही नहीं पाएंगे, हमें कॉन्सेप्चुअली सीखना पड़ता है। समझ गए बच्चों? तो ये वाला जो वर्ड्स है ये तो हमने पढ़ा था, इसको भी हम चारों काइंड्स में बनाते हैं, और तब बनाते हैं जब ये सारे वर्ब जो हैं पैसिव में हैं। यही पढ़ा था ना कल? कल पढ़ा था, ये वाला हमने पहले पढ़ा था कि कुछ वर्ब के बाद हम चारों टाइप ऑफ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ये वर्ब जब पैसिव में हो तब हम इनका इन्फिनिटिव में यूज करते हैं। तो एक दो एग्जांपल जरा इसका देखिए, फिर एडजेक्टिव वाला देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है से। अब से के बाद इन्फिनिटिव डायरेक्ट नहीं आएगा, से जब पैसिव में होगा तब आप इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। ही इज सेड टू लिव इन लंदन, यानी कि सेड जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है ना। ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ, ही इज सेड टू लिव इन लंदन, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रामेटिकली तो ये सही हो गया। देखिए एक तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, अगर यहीं पे अगर हम लिविंग करते तो ये कॉमन इरर हो जाता, या लिखने में गलती आप कर देते फ्लॉ हो जाता है ना। या अगर यही ब्लैंक होता और यहाँ पे लिविंग और
लिविंग और लीव और टू लीव सब होता तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं। यानी कुल मिला के ग्रामर का समझ होना चाहिए। यानी कहा जाता है कि वह लंदन में रहता है, तो ये टू लीव जो है वो क्या है, कौन सा इन्फिनिटिव है, सिंपल है ना, सिंपल है, तो इसका अपना टेंस नहीं होता, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है। जो मेन वर्ब का टेंस होता है, जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इसी का ये सब्जेक्ट है। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। यानी कि कहा जाता है कि वह लंदन में रहता है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पर्सनल में इट इज सेड दैट ही लिव्स इन लंदन। यही हुआ ना। अब जरा आपको ये क्लेरिफाई करना है कि कोई कंटिन्यूअस में बनाना है, तो उसके लिए एक आपको डिवाइस मिला कि अगर ये बोलना है कि कहा जाता है कि वह लंदन में रह रहा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। ये तो पैसिव में होना चाहिए, और यहाँ कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, टू बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना। तो अब इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि कहा जाता है कि वह लंदन में रह रहा है अभी। यानी इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको इम्पर्सनल पैसिव बना दिए, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और टेंस हमने सही लगाया है। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव था, कंटिन्यूअस टेंस रखा है, और ये प्रेजेंट में था, इसका टाइम मेन वर्ब का, तो उसको भी हमने प्रेजेंट में ही बनाया है। इसको देखिए, कहा जाता है कि वह लंदन में रह चुका है, तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव। अगर ऐसा बात बोलना है कि कोई काम हो चुका है, तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हुआ, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, आगे तोड़ेंगे तो, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसका भी टेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, और ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो परफेक्ट में बनाएंगे, तो क्या होगा, इट इज सेड दैट ही हैज लिव्ड इन लंदन। हाँ, रह चुका है। जिन्होंने कल क्लास नहीं अटेंड किया है वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ देखिए, ये भी पैसिव में है ना, तो हम इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। अब कौन सा इन्फिनिटिव लगाना है, सिंपल लगाना है कि कंटिन्यूअस लगाना है कि परफेक्ट लगाना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब टाइम के हिसाब से लगाना है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो टाइम के लिए कुछ था ना क्लू, जैसे ऑलवेज पढ़ते थे, सेल्डम है लिखा हुआ, रेयरली है, नेवर है, प्रेजेंटली है, करेंटली है, तो प्रेजेंट में अगर हम टाइम दिया हो, नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, तो हम करेंटली हो तो कंटिन्यूअस में, और अगर यहाँ लिखा हो टाइम, अगर रिसेंटली, लेटली, हाँ, जस्ट, ऑफ लेट, इस तरीके से बहुत सारा टेंस में आपने पढ़ा, तो वही रूल अप्लाई होता है, समझ गए। और नहीं भी लिखा हुआ है तब भी आपको समझना है। यहां से टाइम पकड़िए, इसको जरा देखिए, ही इज थॉट टू बी द बेस्ट, तो यहां पे देखिए, ए थिंग को भी अगर पैसिव में बनाया हुआ है उसके बाद इन्फिनिटिव आप लगा सकते हैं, चाहे सिंपल इन्फिनिटिव लगाएं, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव लगाएं, परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाएं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव लगाएं। हाँ, उसको सबसे अच्छा माना जाता है या सोचा जाता है या समझा जाता है, उस सेंस में उसे हाँ, वह उसे सबसे अच्छा माना जाता है, ही इज थॉट। तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट है एकमात्र, इसका जो सब्जेक्ट है ना, ही है ना, और जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट माना जाएगा। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे, देखो सीपीओ में, सीजीएल में अब जो पूछा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पे सवाल आता है, शब्दों को पहचानने से सवाल आता है, तो अब यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही मेन वर्ब है, तो इसको हम ऐसे बना देंगे, इट इज थॉट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे जो वर्ब था वो क्या था, टू बी था। हाँ, बी लिंकिंग वर्ब है तो वहां हमने लिंकिंग वर्ब लिखा। यहाँ पे देखिए, टू बी हाइडिंग है, उन लोगों को माना जाता है कि वे लोग यहाँ छुप रहे हैं, वे लोग यहाँ छुप रहे हैं, ऐसा माना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, तो इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये पर्सन से बना है पैसिव, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है तो वहां इम्पर्सनल बना दीजिए, इट से बनाइए, इट इज थॉट दैट, और यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, इट इज थॉट दैट दे आर हाइडिंग हियर, इसका बनाइए, सी इज थॉट। अब यहां देखो परफेक्ट इन्फिनिटिव है तो तुरंत दिमाग में आ गया ना कि हैज, हैव प्लस V3 होना चाहिए उधर भी। इट इज थॉट दैट सी हैज लेफ्ट द कंट्री, ऐसा माना जाता है कि वह देश छोड़ चुकी है।
यू आर थॉट टू हैव बीन हेल्पिंग देम, माना जाता है कि आप उन लोगों को मदद करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन। तो इन चारों का जो मीनिंग है और टाइम है वही इसका भी मीनिंग और टाइम है। तो पढ़ने से फायदा क्या हुआ, पहला कि हम आराम से बड़े वाक्यों को छोटा करना सीख रहे हैं, छोटे वाक्यों को बड़ा करना सीख रहे हैं, जैसा कि हमने कल किया था। एक इसका आप लोग बनाइए, जैसे अगर हम यहां पे लिखा है इट इज बिलीव्ड दैट आर्टिफैक्ट इज एंशिएंट, आर्टिफैक्ट मतलब कलाकृति, तो इसको आपको इन्फिनिटिव में सिंपल में बनाना है। कैसे बनाएंगे, बनाइए तुम। सब्जेक्ट कौन हुआ, आर्टिफैक्ट, तो लिखिए द आर्टिफैक्ट इज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड, और इसका B1 क्या हो जाएगा 2 + बी का ही फॉर्म है। हाँ, द आर्टिफैक्ट यानी कलाकृति माना जाता है कि वह एंशिएंट है। इसका बनाइए इट इज बिलीव्ड दैट द फुगिटिव्स आर ट्रेवलिंग नॉर्थ, ऐसा माना जाता है कि जो भगोरे हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वो नॉर्थ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट ये हुआ ना, द फुगिटिव्स आर बिलीव्ड टू बी ट्रेवलिंग, हाँ टू बी ट्रेवलिंग। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में रखेंगे ना, जैसे अभी बताया ना कि नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब का एडवर्ब होगा, वर्ब का वर्ब होगा। तो जब भी हम बदलेंगे तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में रखेंगे, परफेक्ट है तो परफेक्ट में ही रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और बनाइए, द हैकर इज बिलीव्ड टू हैव स्टोलन द डेटा, तो यहाँ पे टू हैव स्टोलन क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इट इज बिलीव्ड दैट हैज स्टोलन द डेटा, इसका बनाइए टू हैव बीन स्ट्रगलिंग, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स। और यहाँ पे देखिए फॉर मंथ्स या सिंस प्लस टाइम में कहाँ लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है ना, तो वहां से भी पकड़िए, टाइम को देखिए या फिर स्ट्रक्चर को देखिए। अब कुछ इसी तरह से एडजेक्टिव पे हम लोग बनाते हैं, उसके बाद मन करेगा तो एक और क्लोज टेस्ट भी बना लेंगे। देखिए यहां पे हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब के साथ, अब कुछ एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, जैसे आई एम हैप्पी, ग्लैड, सॉरी, एक्साइटेड, प्लीज्ड, स्ट्रेंज, लकी, अनलकी, इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, ये सब एडजेक्टिव हैं। तो इसके बाद आप इन्फिनिटिव ही लगाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि आई एम ग्लैड टू मीट यू, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे मिलके खुश हूं, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये कोई बच्चा कहेगा कि अगर मैं यहां बोलता आई एम ग्लैड टू हैव मीट यू, तब क्या ये गलत होता, नहीं होता गलत, ये सिंपल इन्फिनिटिव हो गया, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव। अगर बोलना है कि मैं आपसे मिल चुका हूं और मैं खुश हूं इस बात से, यही होगा ना मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि मैं खुश हूं आपसे मिलके, मतलब ये काम अभी भी जारी है। अब इसको जब हमको तोड़ना है तो कैसे बोलेंगे, आई एम ग्लैड दैट आई मीट यू। यहां देखिए आई एम ग्लैड के बाद फिर से कंटिन्यूअस लगा है ना इन्फिनिटिव, यहां ग्लैड के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा है ना, यहां ग्लैड के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव लगा है। तो इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस ये है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ये हुआ, यहाँ मेन वर्ब ये हुआ, यहाँ मेन वर्ब ये हुआ। अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे दैट के मदद से तो कैसे बनेगा, आई एम ग्लैड और यहाँ कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैं खुश हूं कि मैं आपसे मिल रहा हूं, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव ही रहा। इसका अर्थ क्या समझे, मैं खुश हूं आपसे मिलके, यानी मैं खुश हूं कि मैं आपसे मिला, सही है, मैं खुश हूं आपसे मिलता आ रहा हूं, तो आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन मीटिंग यू। ये तो टूल्स है ना, जरूरत के हिसाब से यूज करना है, और कहीं पैसेज में लिखा हो तो समझना है। जैसे हैप्पी है तो यहाँ पे देखो हैप्पी के बाद भी नहीं 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 नहीं, सबको एक जगह एक साथ मिला देंगे ना तो मिस हो जाएगा, ठीक है ना, वो अलग वर्ब के साथ था। यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना है, भाषा जो है ना सेंस के हिसाब से समझा जाता है, ठीक है ना।
अभी एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं खुश हूं और अभी मिलना बाकी है और मैं पहले ही खुश हो गया? तो फिर वो गलत हो जाएगा। आई एम हैप्पी टू सी यू का मतलब हुआ कि मैं आपसे मिल चुका हूं, या मैं आपसे मिल रहा हूं इसलिए खुश हूं, या मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूं, या अभी जैसे किसी से मिलते हैं तो बोलते नहीं आई एम ग्लैड टू सी यू, यानी वो काम तो ऑन गोइंग ही है ना। लेकिन ये तो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है तो ऑन गोइंग में इसका हम नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मली उसका सेंस समझते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं आई लव यू, तो आई लव यू बोलते हैं, कभी हम आई एम लविंग यू नहीं बोल रहे हैं ना, स्टेटिव वर्ब के रूप में तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कोई प्रोग्रेसिव काम आप थोड़े कर रहे हैं, वो तो मन की अवस्था है ना, किसी को प्यार करना, नफरत करना, पसंद करना, सम्मान देना। आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, आई हेट हिम, ये क्या है? ये ऑन गोइंग एक्शन है, क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं, मन की अवस्था है। तो ये आई लव माई कंट्री बोल रहे हैं, इसका मतलब ये लव जो है यहाँ स्टेटिव वर्ब है, इसको हम आई एम लविंग माई नेशन नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं? जब अगर हम कोई डायनेमिक काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं आई एम लविंग दिस वर्क, जो हम काम कर रहे हैं, आई एम लविंग दिस फूड, आई एम लविंग दिस सॉन्ग, यानी जब वो गाना चल रहा है उस समय मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूं, उस सेंस में आई एम लविंग दिस फूड। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एक्शन है, स्टेटिव नहीं है। चलिए इसमें बताइए, टू हैव बीन सीइंग यू, आई एम हैप्पी टू हैव बीन सीइंग यू, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपसे लगातार मिल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं कि आपसे मिल चुका हूं। एकदम हम स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि ये काम पहले हो चुका है, तब हम ये वाला बोल रहे हैं। अगर स्पष्ट रूप से सीइंग की जगह कोई और वर्ब होता है, आई एम हैप्पी टू बी प्लेइंग, तब ज्यादा अच्छा समझते। आई एम हैप्पी टू बी प्लेइंग हियर, मैं खुश हूं कि मैं यहां खेल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? जब एकदम क्लियर, एडजेक्टिव के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट डिसाइड नहीं होता है, पूरा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। आपको कंफ्यूजन क्या है? आपका सवाल क्या है? जरा सवाल पूछिए, मैं आपको समझा दूं। सवाल पूछिए। क्लियर है ना? जी सर क्वेश्चन ये है, आई एम सॉरी टू से यू। हाँ, तो इसका मतलब मुझसे गलती हुई है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, ऐसा क्या? दो सेंस में हो सकता है। जैसे आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा चीज इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं पहले ही खेद व्यक्त कर दिया, मतलब यहाँ पे आप पहले ही रिग्रेटफुल हो गए। क्या हो गए? हाँ, मतलब रिग्रेट आप पहले ही जाहिर करते नहीं, बोलते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी आप कुछ ऐसा चीज कहना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, ये सेंस हुआ। अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं सॉरी हूं कि मैंने ऐसा कहा आपको, है ना? तो जब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आई एम सॉरी टू हैव सेड सो, तो यहां पे आप एकदम स्पष्ट कर दिए कि आपने ऐसा कुछ कह चुके हैं पहले ही और उसके लिए सॉरी हैं। नहीं समझे? मतलब ये घटना भी नहीं हुआ है, ये अभी होने वाला है और उसके पहले आपको रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं। दुखी मन से ही तो हम किसी को कुछ, जैसे आप रिग्रेट करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं कि मैं एक सूचना दे रहा हूं, दुखद सूचना है कि आपके दोस्त नहीं रहे, चाचा जी नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे, तो इस बात का मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो उसके लिए पहले ही रिग्रेट करके दुखी होकर ही बताता है इंसान। तो दो सेंस है कि बच्चा, आप जो स्पीकर है वो बोलना क्या चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि मैं सॉरी हूं, जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वो गुड न्यूज नहीं है, पहले ही आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम शुरू में ही संकेत नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, जब हम शुरू में ही बोल दिए तो समझ में आ गया कि आगे का स्टेटमेंट कुछ अच्छा नहीं है। और जैसे ही हम बोले फॉर्चुनेटली, लकली, तो समझ में आ रहा है ना कि संकेत पॉजिटिव ही मिल रहा है कि नहीं?
Yeah. तो अगर आप सॉरी हैं कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आप पहले कर चुके हैं तो ये बोलेंगे, और आप सॉरी हैं उस चीज के लिए जो आपने पहले किया है और अभी भी कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? टू हैव बीन सेइंग। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर कुछ कह रहे हैं और सॉरी भी हो रहे हैं, आई एम सॉरी टू बी सेइंग सो। अभी कर कंटिन्यूस टेंस। इतना आसानी से क्लियर नहीं होगा, वो पूछते रहिए धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, ये चलो और देखो, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? I am sorry that I ये देखिए, सॉरी भी है और इन्फिनिटिव भी है, सॉरी भी है, यहां भी इन्फिनिटिव है, सॉरी भी है, यहां भी इन्फिनिटिव है, सॉरी है और यहां भी इन्फिनिटिव है। लेकिन 4 टाइप के इन्फिनिटिव होते हैं ना, यहाँ सिंपल है, यहाँ कंटिन्यूअस है, यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। क्या मतलब समझ में आया? आई एम सॉरी प्रेजेंट में है, मैं सॉरी कि मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि मैं सॉरी हूं कि जो मैं डिस्टर्ब करने जा रहा हूं। तो भाई जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आगे पीछे के सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, कनेक्ट करके, और उसके हिसाब से मीनिंग निकालेंगे ना। यस सर, यहाँ तो यही बता रहा है कि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू मींस कि ये एक्चुअल एक्शन है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है। ये सब आपके परसेप्शन पे टिका हुआ है। जैसे नहीं बोल देता है आदमी, ये जैसे आई एम गोइंग दिल्ली। अब यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू लगाएंगे कि टूवर्ड्स लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कौन सही होगा इसमें? अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं डिसाइड करते, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा है और ऐसे सवाल मैंने पूछा है, तो आपको समझ में आ गया कि सब कुछ परसेप्शन जो है ना, ये जरूरत के हिसाब से चलता है। ऐसा आपको के पास अगर लिमिटेड नॉलेज है तो तुरंत बोल देते हैं कि नहीं सर टू लगेगा। आज जब ज्ञान हो जाएगा तब आप समझेंगे कि जरूरत के हिसाब से हम चीजों को यूज करते हैं, जरूरत के हिसाब से समझते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सुअल रीडिंग, कॉन्टेक्स्ट। अब अरे फिलहाल के लिए कैसे आंसर लगा देंगे? फिलहाल के लिए नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। देखिए, इन दोनों को जोड़ के समझा रहा हूं। अगर इस वाक्य को अगर इंडिपेंडेंटली हटा के अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी समझाया था। आई एम सॉरी टू से का मतलब क्या हुआ था? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू का मतलब क्या हो जाएगा? उसी तरह से समझिए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे दुख है कि मेरे वजह से आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा, होना पड़ रहा है। इस सेंस में भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मैं दुखी हूं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तीनों सेंस में जा सकता है। लेकिन आगे का वाक्य जो है, जो रिजल्टिंग वाक्य है, आगे का वाक्य उसके साथ जोड़ के समझना है। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ चुके हैं तो आप जरा क्लियर करके समझाइएगा। अगर बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूं, तो इसके लिए सही टूल्स आपको मिला कि नहीं मिला? यस। क्या बोलेंगे? मुझे दुख है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आई एम सॉरी टू बी, मुझे दुख है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर चुका हूं। टूल्स मिला है ना? और मुझे दुख है कि मैं आपको डिस्टर्ब करते आ रहा हूं 2 साल से। ठीक है। हाँ, तो उस समय जैसे अब जैसे किसी से मिलते हो और बोलते हो कि ग्लैड टू सी यू, हैप्पी टू मीट यू बोलते हैं ना, तो उस समय क्या
मतलब जब किसी से मिलते हैं उसी समय बोलते हैं, यानी उस समय वो एक्शन जो हुआ है मिलने का, उसका प्रभाव तो है ना, अभी खत्म हो गया। प्रेजेंट में चल हाँ, प्रभाव तो खत्म हो गया ना, वो एक्शन तो एक बार हो गया मिलने का, देखने का, लेकिन कटसी में बोलना तो पड़ेगा ना, प्रभाव तो है ही, ओके प्रभाव है ना, प्रेजेंट का ही प्रभाव है ना। और समझिए, आप पहले ये समझिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, ये मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम के हिसाब से। समझिए कि ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ एक ही मेन वर्ब है, ये एक ही मेन वर्ब है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे दो मेन वर्ब है ना। ये अगर एग्जाम में आता है कि इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलें, तब इसके लिए सीधा जवाब आपके पास हो गया, राइट है कि नहीं। अगर पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बदलें, तो इसका सीधा जवाब आपको मिल गया ना। यस तो इसको इससे ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है, ये जो 2 + v1 है, इसका एक मतलब तो हुआ कि अभी होना बाकी है। बहुत सारे जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एक्शन होना बाकी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम अभी, उसका कोई काम हुआ है और उसका प्रभाव अभी है, तब भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग वर्ब के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। क्यों नहीं बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ आई एम सॉरी की जगह अगर आई वॉज सॉरी करेंगे, तो मेन वर्ब का टेंस बदला है, और मेन वर्ब के टेंस के हिसाब से ये भी पास्ट में हो जाएगा। मैं सॉरी था डिस्टर्ब करके, ठीक है ना, मैं दुखी था क्योंकि मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब किया था। अगर हम फ्यूचर में बोलते हैं तो फ्यूचर में हो जाएगा, मैं दुखी होऊंगा जब मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। तो इसका तो अपना कोई टेंस ही नहीं है, इसके हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ पे डिस्टर्ब लिखा है, वहां पास्ट वाला रहेगा तो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। फ्यूचर में रहेगा तो विल डिस्टर्ब, यहाँ वाज डिस्टर्बिंग, यहाँ हैड डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, यहाँ हैड बीन डिस्टर्बिंग पास्ट में। हाँ, वो तो कोई भी टेंस में यूज करिए ना, टेंस आप पढ़े हैं, प्रेजेंट में यूज करिए, पास्ट में यूज करिए, फ्यूचर में यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब का जो टेंस इंफिनिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बरसात आए चाहे बढ़े, इंफिनिटिव वही रहेगा। इन्फिनिटिव क्या, कोई भी नॉन फाइनाइट, कोई भी नॉन फाइनाइट है, उसका अपना टेंस है ही नहीं, वो तो डिपेंड करता है उस पे। नहीं, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, अभ्यास लगातार करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, राइटिंग बहुत करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी हम बता रहे हैं तब तो क्लियर हो रहा है, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो वो आपके विवेक पे है कि आप इसको कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, है कि नहीं। Yes. हाँ, जैसे इस वाक्य को देखिए, आई एम प्राउड टू सर्व माई कंट्री, मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने देश की सेवा करें। हाँ, आई एम प्राउड टू सर्व माई कंट्री, तो प्राउड कर रहे हैं क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्राउड एडजेक्टिव है, यहाँ भी प्राउड एडजेक्टिव है, यहाँ भी प्राउड एडजेक्टिव है, और यहाँ भी प्राउड एडजेक्टिव है। यहाँ भी हमने इन्फिनिटिव लिखा है, यहाँ भी इन्फिनिटिव लिखा है, यहाँ भी इन्फिनिटिव लिखा है, और यहाँ भी इन्फिनिटिव लिखा है, लेकिन टाइप्स अलग अलग है ना। तो ये सारी कैटेगरी जो है किसके हिसाब से बट रहा है, टाइम के हिसाब से। आई एम प्राउड यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो आई एम प्राउड दैट आई सर्व माई नेशन। आई एम प्राउड टू बी सर्विंग, तो आई एम प्राउड दैट आई एम सर्विंग माई नेशन। आई एम प्राउड टू हैव सर्व यानी आई एम प्राउड दैट आई हैव सर्व्ड माई नेशन। अभी इतना समझाने के बाद ये मीनिंग जरूर समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है। सर से तो बहुत हैरान सकते हैं ना, आई वाज प्राउड टू सर किया हैड लगेगा यहाँ पे। तो यही आप बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिक का मतलब वो इन्फिनिटिव का मतलब 2 + v1 होता है, तो हैड कैसे लग जाएगा।
जब भी आ रहा है तो यहाँ देखो टू, नहीं ठीक नहीं हुआ है, समझिए ये 2+B1 है ना, यहाँ भी देखिए 2+B1 है ना, यस यहाँ भी देखिए 2+B1 है, यस और यहाँ पे भी देखिए 2+B1 है। तो चाहे टू डू होगा, टू बी होगा, टू हैड होगा, सॉरी हैव होगा। हैड कैसे हो जाएगा? हैड तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ना, और टू बी की जगह वाज वर्ड थोड़े हो जाएगा, टू डू की जगह टू बी। नहीं क्लियर क्या, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ में आया? जैसे इसको बनाइए, आई एम लकी टू फाइंड अ सीट। हाँ हाँ तो हटाओ ना इसको, एम की जगह वॉच कर दो, एम की जगह वॉच करो। आई वॉज लकी टू फाइंड अ सीट, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट में है तो इसका भी टाइम क्या हो जाएगा? पास्ट में। यहाँ पे भी एम को हटा के वॉच कर दीजिए, यहाँ भी एम को हटा के वॉच करिए, यहाँ एम को हटा के वॉच करो और आप बनाओ, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई वॉज लकी और फाइंड, समझ गया? हाँ इसका बनाओ, हाँ बस यहाँ वॉज करिए और यहाँ पे भी वॉज प्लस ING हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी हमने वॉज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये वाला, हाँ अब यहाँ पे देखिए इसको भी वॉज कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ बस, यानी कि आई वॉज लकी टू हैव फाउंड माई कीज, मतलब मैं बहुत लकी था कि मुझे कीज मिल चुकी थी। आई वॉज लकी दैट आई हैड फाउंड माई कीज। आई वॉज लकी टू हैव बीन फाइंडिंग वर्क लेटली, तो आई, कंटिन्यूस में, हाँ सर कंटिन्यूस में ये रहा है ना, आई वाज लकी टू बी फाइंडिंग सो मेनी डील्स दैट डे। हाँ यहाँ कंटिन्यूअस हुआ ना, यहाँ भी तो कंटिन्यूअस ही बना ना। हाँ यस यस कोई बात नहीं, चलिए बनाइए, बनाइए फ्यूचर में बना लीजिए, इसी को बनाइएगा। चलो जो पहले पढ़ा है ना उनमें से बना लीजिए किसी को फ्यूचर में। जैसे आपने पढ़ा था 1-2 क्लास पहले, हाँ जैसे ऐसा लगता था वो जॉब को पसंद करता था, तो यहाँ सिम्ड लिख दीजिए, सिम्स की जगह यहाँ भी सिम्ड लिख दीजिए और वो सब बना के दिखाइए। तो ये सब पास्ट में हो गया, तो इसका भी टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? पास्ट में। तो ही सीम्ड टू लाइक हिज जॉब, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी सीम्ड कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीम्ड वॉज वर्किंग, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हो जाएगा हैड बीन। हाँ और इसी को अगर फ्यूचर में बनाना हो, ऐसा प्रतीत होगा कि वह, हाँ इट विल सीम, हाँ he will be liking, he will seem to have, will have, यहाँ हो जाएगा will have finished, will have been,
will have been.